फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। वेलकम टू स्टडी हब। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें शिक्षण की सिद्धांत एवं विधियाँ यानी कि पेपर कोड 110 के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे आप सिर्फ एक वीडियो ही देख लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक अफ़सोस तो रह गया है कि मतलब इतना शानदार कंटेंट और इतना बेहतरीन जो है क्लास में लाइव लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आप लोगों को भी मज़ा आता है लाइव क्लास पढ़ने में, है ना। लेकिन क्या करें, पता नहीं इस बार क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लाइव। तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, हम लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्डेड ही पढ़ेंगे। तो देखिएगा, की पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। की पॉइंट्स, सारे की पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट फिफ्थ तक। लेकिन एक चीज़ और, कि यूनिट फोर्थ और फिफ्थ में कुछ स्टेटमेंट जो है कहीं बाकी रह गए होंगे, तो आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आते आते वो सब कुछ कवर करा दूंगी। लेकिन इसमें जो है आपको जो जो पुस्तकें याद करनी है वो आप देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, गेने का सिद्धांत, फ्लैंडर्स का सिद्धांत, सब कुछ इसमें कवर होगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप सब कुछ एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, एकदम एक स्टोरी के फॉर्म में। तो एकदम ध्यान से बैठ जाइए एक जगह और आराम से पढ़िए। चलिए, तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, श्री घरसाय करते हैं, और अब तो रुकेंगे एकदम फिफ्थ तक, ठीक है। तो चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले ही आता है शिक्षण क्या है, ठीक है। ये कॉमन सा है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, शिक्षण की सिद्धांत एवं विधियाँ, तो आपको जानना तो ज़रूरी है। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। तो अब आपको पढ़ना है, आपने शिक्षा वगैरह ले लिया, पढ़ लिया, अब आपको पढ़ाना है। तो यानी कि टीचिंग क्या है। तो जाहिर सी बात है, जो शिक्षण है वो इंग्लिश का ही क्या है, इंग्लिश का पर्याय है हिंदी में। मतलब शिक्षण बोलते हैं, इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, और इसका अर्थ होता है सीखना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप सिखाना जो है, अगर ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर देंगे। ये तो मुझे पक्का आप पे 100% भरोसा है। कुछ लोगों पे है, सब पे नहीं। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, आप लोग को ऐसा लगता होगा कि टीचिंग का मतलब है सिखाना, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा टीचर वही हो सकता है जो लाइफ टाइम, जो खुद भी सीखे चीज़ों को, ठीक है, जो लाइफ टाइम सीखे, ठीक है। शिक्षण का मतलब ही होता है सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहाँ से छोटी सी एक टॉपिक, एक डिफिनीसन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, ताकि आपको हर चीज़ एकदम समझ में आए। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से ये अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आंसर तैयार कर सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन तैयार कर सकते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए कि अब आपको शिक्षण का एक बेस्ट परिभाषा लिखना हो, तो क्या लिखेंगे। तो देखिएगा कि किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः क्रिया या अंतः प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, ठीक है। जब शिक्षक किसी माध्यम के द्वारा अपनी बातों को, अपने या किसी टॉपिक को छात्रों के सामने रखता है, वो क्या कहलाता है, टीचिंग कहलाता है ना। आई बात समझ में। अब आइए देख लेते हैं कुछ विद्वानों ने इनके बारे में, शिक्षण के बारे में क्या क्या अपने मत दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा कि गेज के अनुसार, ठीक है। अब गेज ने क्या कहा है, तो शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। तो भाई, बहुत ही बड़ा आपको लग रहा है स्टेटमेंट, कैसे याद करेंगे। सही बात है, बिल्कुल, मैं तो आपके सपोर्ट में हूँ। कोई बात नहीं, ट्रिक किस काम आएगी, हाँ। तो चलिए ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो देखिए, गेज के अनुसार, अब देखिए, सॉरी अगर
अगर देखिए मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का जो वो रहता है कि आप सिर्फ हिंदी में बताइए, और कुछ लोग का रहता है कि इंग्लिश में बताइए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए गेज का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करें तो गेज जैसे कि मतलब घूरना या एकटक देखना। तो सपोज कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आता है, दूसरा कोई व्यक्ति आता है, और जैसे पागल व्यक्ति हो, ठीक है, कोई पागल आदमी हो और आपको क्या उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, जैसे मतलब कि पागल होगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान के जैसे तो बिहेव करेगा नहीं, उसकी बिहेवियर कुछ चेंज होगी। तो जो ऐसे व्यवहार करते हैं उनके तरफ आप क्या करते हैं, एक टक देखते हैं, है ना। गेज गेज का मतलब होता है कि एक टक देखना या घूरना। तो आप घूरते हैं जब दूसरे लोगों का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उनको क्या करते हैं, देखते हैं या घूरते हैं। या अगर अच्छा भी लगता है तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तब भी आप देख सकते हैं एकटक, है ना। तो आप दोनों सेंस में इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे देखिएगा रॉयंस के अनुसार क्या है। तो रॉयंस ने कहा है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं इसके लिए क्या ट्रिक बनाना है। तो रॉयंस यानी कि रॉयल। अब देखिए जो कॉमन लोग होंगे, जो एकदम सामान्य लोग होंगे, तो उनका बात सभी लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जो रॉयल होगा, रॉयल फैमिली से होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, दूसरे लोग को अपना बात बताते हैं या निर्देशित करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, रॉयंस से हो गया आपका दिशा निर्देश। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी देखिए अभी आगे बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रिक आने वाला है, तो एकदम सब्र कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए स्किनर का क्या है। तो देखिए स्किनर ने कहा है कि शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिक व्यय का क्रम है, ठीक है। तो अब इसको क्या ही याद करना है, क्योंकि ये तो एक एक लाइन का है, लेकिन फिर भी जहाँ पे किसी भी कोटेशन में पुनर्बलन आता है तो आप स्किनर को टिक करके आएंगे, नो डाउट कि वो गलत होने वाला है, ठीक है। वो ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि स्किनर का ही हमेशा जो है वो पुनर्बलन पे ज़्यादा बल देते हैं। तो पुनर्बलन जहाँ भी होगा वहाँ पे आप स्किनर को ही टिक करके आएंगे। अब देखिएगा स्मिथ का क्या कहना है। तो स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। स्मिथ के अनुसार क्या है कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। तो ये तो सिंपल है, ये भी काफ़ी छोटा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं याद करने वाली हैं हम उसको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जेम्स एम थाइन के अनुसार शिक्षण क्या है कि शिक्षण समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। सीखने में क्या है, वृद्धि करना है। अब देखिए आपको जब ऐसे पढ़ाया जाता है तो आप बोर हो जाते हैं, ठीक है। आपको मन करता है कि आप जेम्स खाएंगे तो काफ़ी फाइन सीख पाएंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ से रिलेट करना है, बस बस रिलेट करिए, ठीक है, ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए जेम्स आप खाएंगे तो आप क्या होगा, फाइन मतलब फाइन यानी कि अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सीख पाएंगे। और जब अच्छे से सीखेंगे तो ऑब्वियसली कि उसमें आपकी सीखने की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्लार्क। तो क्लार्क के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। तो भाई यहाँ पे हम क्या ट्रिक यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पे क्लार्क से याद रखिएगा, क्लर्क, ठीक है। आपको भी क्लर्क बनना है, क्यों बनना है कि नहीं। तो क्लर्क बनेंगे तो क्या ही करेंगे, यहाँ पे ट्रिक के लिए बस मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे विद्यालय में जाएंगे, व्यवस्था करेंगे, ठीक है, व्यवस्था करेंगे, संचालन करेंगे, ताकि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह देखेंगे। तो आप क्लर्क बन के क्या करेंगे, संचालन करेंगे, व्यवस्था करेंगे,
ताकि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। अब देखिए यहाँ पे आपको पुस्तक एक देखने को मिलेगी, वो क्या है, तो एजुकेशनल इमेजिनेशन। क्या है? एजुकेशनल इमेजिनेशन नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो इलियट इश्नर ने लिखी है। अब कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो है इटली में एक नर था। क्या था? अब याद रखिएगा, इटली में एक नर था। तो इटली से क्या हो गया? इलियट हो गया। इटली से हो गया क्या? इलियट। और देखिएगा जो नर था, तो वो नर बहुत ही अजीब था। वो ना, अगर आप सोचेंगे तो शायद आप उसको इमेजिन ना कर पाए, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, मतलब आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग होंगे उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यानी कि बहुत अजीब डरावना टाइप का कोई नर था, नर मानो या फिर जो भी कह लीजिए। तो वो नर जो है, तो आप कह सकते हैं, तो ऐसे देखिए इटली में जो नर था, इस नर को, अब देखिए इस नर से ये आ गया ना, इटली इस नर, इलियट इस नर। तो देखिए इस नर को जो है सिर्फ वही लोग इमेजिन कर सकते हैं जो एजुकेटेड हो, यानी कि एजुकेशनल लोग ही इमेजिन कर सकते हैं। किसको? इटली के इस नर को। ठीक है, जो नर इटली में, यानी कि इस नर को कौन इमेजिन करेगा? सिर्फ एजुकेशनल लोग ही करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी मुझे पता है आपके पास तो इससे भी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक हो सकते हैं, तो अगर आपके पास और इससे भी अच्छा ट्रिक होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देखें। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगर ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिया गया है कि शिक्षण की विशेषताएं। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, तो ये काफ़ी शॉर्ट नोट है और आप इतना अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपका हर टॉपिक इससे कवर हो जाएगा। और ये इस पे काफ़ी मेहनत लगा है, तो आई होप कि आप प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए, ताकि जो एक मोटिवेशन है वो हम लोग के अंदर बरकरार रहे और आप लोग के लिए ऐसे वीडियो हमेशा अपलोड करें, रिकॉर्ड करें और आप लोग के लिए ऐसे हम लोग काम करते रहें। तो देखिएगा शिक्षण की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं क्या होता है शिक्षण की। तो ऑब्वियसली कि अगर हमको एक अच्छा टीचिंग चाहिए, एक अच्छा शिक्षण चाहिए, तो उसका अच्छा शिक्षण का काम होता है सहयोगी। कैसा? जो बच्चों को, छात्रों को सहयोग करे, ना कि उनको डिमोटिवेट करे या फिर सहयोग ना करे, उनको अवसर ना दे। ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। दया व सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। जो एक अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए? दया के साथ साथ उसके अंदर सिंपैथी भी होनी चाहिए। उसके बाद से थर्ड है कि एक अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। और उसके बाद से नेक्स्ट है कि एक अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए? जनतंत्रीय, ना कि प्रजातंत्रीय, सॉरी ना कि एक तंत्रीय। ठीक है, एक तंत्र शासन बिल्कुल भी एक अच्छे शिक्षण की क्या अच्छे शिक्षण की विशेषताएं नहीं आएंगी। उसके बाद से देखिए सुझावात्मक होनी चाहिए, यानी कि अच्छा शिक्षण क्या बच्चों को सुझाव देता है। कौन से सुझाव? बुरे वाले नहीं, अच्छे सुझाव। और प्रेरणादायक होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट है और लास्ट की शिक्षण जो है कैसा होना चाहिए? सुनियोजित होनी चाहिए, व्यवस्थित, एक सिस्टमेटिक क्रम में होना चाहिए। तो ऐसे आप बहुत सारे आप विशेषताएं अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यू ऑल आर गाइस आर टीचर। आप लोग अपने आप को टीचर ही समझ लीजिए, आप लोग टीचर हैं। ठीक है, अब वो गवर्नमेंटेड सबको बनना है, बनेंगे, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अभी आप लोग टीचर ही हैं। और जब आप लोग अपने पे लेकर प्रैक्टिकली सोचेंगे, तो आप ये 10 यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है ना, आप लोग 14 लिख लेंगे। अगर आप लोग खुद पे लेके खुद चीज़ों को रिलेट करेंगे ना, तो आप 14 क्या 30 तक लिख ही लेंगे विशेषताएं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। अब इसी क्रम में देखिएगा, जो कि आपके जो बुक में शिक्षण से संबंधित जो है सिम्पसन और योकम की काफ़ी सारी जो है डिफिनीशंस थी। इन लोगों ने जो है काफ़ी सिम्पसन और योकम ने शिक्षण के बारे में बताया है, क्योंकि इनके पास कोई काम वाम था नहीं, तो इन्होंने बहुत सारे जो है डिफिनीशन दिए हैं। तो हमने यहाँ पे एक पास कर दिया है ताकि आप सारे इनकी परिभाषाओं को एक साथ ही एक नज़र में देख लें। और मात्र आपको
3 वर्ड आपको हम बताएंगे और 3 वर्ड से आपको इनकी तीनों जो है परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो देखिएगा, पहला इनका जो इन्होंने परिभाषा बताया था कि अच्छा शिक्षण आदेश के बजाय क्या करता है, सुझाव के आधार पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आप सुझाव को ब्रैकेट में कर लेते हैं अभी हम। आगे देखिएगा, दूसरा जो परिभाषा था सिम्पसन और योकम का, तो दूसरा था कि योग्य शिक्षक के प्रेरणादायक व्यक्तित्व के अभाव में कक्षा कक्ष बचपन की शिक्षा के लिए शीघ्र ही अव्यवस्थित और प्रभावहीन साधन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेरणादायक को हम लोग कर लेते हैं सर्कल। और तीसरा देखिएगा कि अच्छा शिक्षण ऐसे वातावरण में संभव नहीं है जिसमें छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं के प्रति दया और सहानुभूति का अभाव है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने जितना सर्कल किया है, आपको 3 परिभाषाएं हैं ना, तो तीनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पढ़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी सुझाव आ जाता है, प्रेरणादायक आ जाता है, दया या सहानुभूति, आप किसको टिक करेंगे, सिम्पसन और योकम को। अब इससे ज़्यादा सरल ट्रिक, अब बड़ा ट्रिक याद करेंगे, उससे तो शॉर्टकट है ना कि सुझाव हो गया, प्रेरणादायक हो गया। अभी अपनी इस चीज़ को अपने विशेषता में ही अभी पढ़ के आए हैं आप लोग, है ना। और यह दया हो गया, सहानुभूति, सब कौन किसकी थिंकिंग है, किसके विचार हैं, तो सिम्पसन और योकम के। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो मार्शल के अनुसार, मार्शल ने क्या कहा है कि शिक्षण की अंतिम कसौटी का परिणाम है। क्या है शिक्षण? अंतिम कसौटी का परिणाम है। तो देखिए इसमें क्या ही याद करना है। देखिए मार्शल देखिए, जो मर जात मतलब जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है, जब व्यक्ति मर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने लाइफ की एकदम अंतिम कसौटी पे होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम जो है सीढ़ी पे होते हैं या अंतिम कसौटी पे होते हैं। और तो ऐसे आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा कि शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत देखते हैं हम। पहला है कि निश्चित उद्देश्य। देखिए शिक्षण के सिद्धांत क्या होने चाहिए, जाहिर सी बात है कि शिक्षण का कोई ना कोई क्या पर्पज होना चाहिए। भाई हमको क्यों टीचिंग कराना है, क्यों टीचिंग कराना है, कुछ उसका उद्देश्य है कि नहीं, तो उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात की उसमें अनुकूलता और लचीलापन, बच्चों के विद्यार्थियों के अनुकूल शिक्षण कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए, उसमें लचीलापन हो, ना कि कठोर हो। अगर जो शिक्षण कठोर होगा तो बाकी बच्चे जो है फॉलो नहीं कर सकते उस चीज़ को, बच्चों के सीखने में भी जो है कठिनाई आएगी। उसके बाद से सक्रियता होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए जो भी टीचिंग हो। अब ये नहीं कि बोरिंग सा आके हमने पढ़ा दिया, बोरिंग सा हो गया, तो बच्चे भी उस चीज़ में क्या होंगे, इंटरेस्ट बच्चों का भी ख़त्म हो जाएगा, बच्चों के अधिगम में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखिए जनतंत्री व्यवहार, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से बाल केंद्रित होना चाहिए। देखिए कभी भी शिक्षण जो है बाल केंद्रित ही होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, वो टीचिंग सबसे बेस्ट तरीके से चलेगा। वो उसका जो प्रक्रिया होगी उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो सकता है। लेकिन अगर वो शिक्षक केंद्रित होगा तो वो बहुत ही जल्दी वो असफल हो जाएगा, वो टीचर कह रहे हैं, वो शिक्षण क्या होगा, असफल हो जाएगा। अब देखिए समवाय, समवाय क्या होता है, समवाय का मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ठीक है, यानी कि को रिलेशन, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, उसका कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे से मिलता जुलता हो। ठीक है, तो ये है समवाय। उसके बाद से देखिए नियोजन या चयन, तो ये भी जो है इसमें बहुत ही उचित रूप से जो है नियोजन, हर चीज़ का जो है एक प्लान होना चाहिए। और इसमें जो है चयन, किसी भी चीज़ का जो है अच्छे से इसका चयन का एक सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो जो है उचित रूप से होनी चाहिए। दूसरी बात कि व्यक्तिगत विभिन्नता, तो ये रहा शिक्षण के सिद्धांत। अगर आ जाता है आपको लिखने के लिए तो आप लिख भी सकते हैं, ऑप्शन में आ जाता है तो ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो आई ना, काम की चीज़ है आपके काफ़ी। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, बट दिल को खुशी होती है, खुशी मिलती है कि आप लोगों को पसंद आया। बस इतनी सी बात जाननी होती है कि आपकी इतना मेहनत जो है हम लोग कर रहे हैं, उसका आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं।
आपको अच्छा लगा, क्लास समझ में आया या नहीं। तो बस ये रिस्पॉन्स आपसे चाहिए होता है, इसलिए जो है और खुशी भी होती है कि आपको समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं, अगला है शिक्षण सिद्धांत। अभी आपने शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं कि मतलब एक अच्छा अगर टीचिंग आपको चाहिए या आप अच्छा टीचिंग बनाना चाहते हैं तो वो उसको जो है कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होंगे, तो वो आपने देखा। अब देखिए ऐसे अगर देखा जाए आमतौर पे जो है 3 वर्गों में बांटा गया है शिक्षण के सिद्धांत को। शिक्षण सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, एक है आपका वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत और एक है आपका प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, अब देखिएगा तो औपचारिक शिक्षण सिद्धांत और प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत, इन दोनों को 4-4 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने? 4-4 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा औपचारिक में जो है औपचारिक शिक्षण सिद्धांत को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत, और दूसरा है आपका संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत, तीसरा है संचयकरण शिक्षण सिद्धांत, और चौथा है आपका परस्पर खोजबीन सिद्धांत। ठीक है, तो जिसमें आपका जो पहला था विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत, उसको किसने दिया है? उसके प्रतिपादक कौन है? तो सुकरात जी ने जो है विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत को दिया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण को हर्बर्ट ने दिया है। संचयकरण शिक्षण सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन डेवी ने जो है संचयकरण शिक्षण सिद्धांत दिया है। अब देखिए वर्णनात्मक का कोई जो है आगे उसका वर्ग में नहीं बांटा गया है, लेकिन प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत को भी 4 उपवर्गों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, दूसरा है शिक्षक व्यवहार सिद्धांत, उसके बाद से तीसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षक सिद्धांत, एंड फोर्थ पॉइंट है सामान्य शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो जो ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत है उसको किसने विकसित किया है? तो एन गेज ने किया है। और शिक्षण व्यवहार सिद्धांत जो है वो डीजी रॉयन ने किया है। और सामान्य शिक्षण सिद्धांत जो है वो क्लार्क ने किया है विकसित। ठीक है, आगे देखिएगा नील एल्गर मिलर। ठीक है, मिलर ने जो है सीखने के 4 अवयवों को सुझाव दिया है। ठीक है, 4 अवयव उन्होंने बताया है कि सीखने के कितने अवयव हैं? 4। कौन कौन से? एक अंतर्नोद, यानी कि अंतर्नोद का तात्पर्य प्रिय, आनंद वगैरह। उसके बाद से दूसरा है संकेत के माध्यम से, तीसरा उन्होंने बताया प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करके, और चौथा उन्होंने बताया है कि जो है पुरस्कार। ठीक है, तो ये जो है मिलर के द्वारा बताए गए क्या हैं? सीखने के अवयव हैं। अब देखिएगा निजीकरण शिक्षण व्यवस्था का विकास किसने किया है? तो फ्रेड एस कैलर ने किया है। किसने? फ्रेड एस कैलर। इसीलिए निजीकरण शिक्षण व्यवस्था को कैलर योजना भी कहा जाता है। क्या? कैलर योजना भी कहा जाता है। अब अगला देखिएगा, गैने ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो गैने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, और इनकी भी जो सिद्धांत थी वो क्या थी? सरल से जटिल की ओर। बच्चा पहले सरल जो इजी चीज़ें होंगी उसको सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो जो है अमूर्त की तरफ जाएगा, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो कौन कौन से सिद्धांत में उनके जो आते हैं स्टेप्स उसको देखते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट है इसमें क्या कि संकेतक सीखना। ठीक है, संकेत के माध्यम से सीखना। दूसरा है उत्तेजक प्रतिक्रिया द्वारा सीखना, यानी कि रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तीसरा स्टेप है वो है जंजीरीकरण, या फिर कह सकते हैं श्रृंखलाबद्ध। ठीक है, और आपका चौथा पॉइंट है शाब्दिक संबंध सीखना, और पांचवा पॉइंट है कि विविध सीखना। देखिए यहाँ पे जब चौथे पॉइंट पे आएंगे शाब्दिक, यानी कि अब आपने श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीख लिया, अब उनको शाब्दिक रूप में सीखना पड़ेगा। उसके बाद से आपको फिर से उसमें बच्चे को बताया जाएगा कि अब उस जो भी वस्तुएं, व्यक्ति हैं, इन सब चीज़ों में जो है विभेद करने के लिए बताया जाएगा। फिर अवधारणा सीखना, कॉन्सेप्ट सीखने वाला स्टेप आता है। फिर आता है कि नियम सीखना। अब आप कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आप नियम सीखेंगे, नियम के बाद से आप समस्या को आसानी से हल कर लेंगे। तो ये जो 8 स्टेप है वो गेने के द्वारा बताए गए सीखने के स्टेप हैं। ठीक है, तो चलिए कहाँ गया, तो देखिएगा तो ये स्टेप आपको जो है कैसे आप याद करेंगे इसको, ये मैंने जो है ट्रिक बनाया है, सुनिए।
आपने तो कृष्ण जी और कंस का काफ़ी स्टोरी सुना होगा, है ना? तो देखिए उन्होंने जो कंस थे उन्होंने क्या किया था, जो है देवकी मैया को कारागार में डाल के जंजीर लगा दिया था। अब देखिए एक चीज़ होती है कि अगर आपसे नॉर्मल कोई बात कहता है तो आप नहीं अगर मानते हैं तो क्या साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है ना? तो पहले वही चीज़ यहाँ पे है। एकदम स्टोरी वाइज़ आपको समझना है, समझिएगा। कि देखिएगा कि शंख उतनी तेज बजाओ, शंख यानी कि संकेत उतनी, मतलब कि हो गया उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना, तेज बजाओ कि जंजीरें क्या टूट जाएं, जंजीरें टूट जाएं। क्या? शंख उतनी तेज बजाओ कि जंजीरें टूट जाएं। शंख उतनी, देखिए यहाँ पे शंख हो गया, ठीक है, उतनी, उतनी से आपका उत्तेजक हो गया, और उसके बाद से तेज बजाओ कि क्या होगा, जो श्रृंखलाएं हैं, जो जंजीरें हैं, ठीक है, जो लगी हैं देवकी मैया को, वो क्या हो, टूट जाए। क्योंकि क्यों टूट जाए, क्यों शंख बजाने की नौबत आई भाई? उनको शब्दों से बता रहे थे तो वो जो है कंस मामा समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो देखिए क्योंकि शाब्दिक, देखिए यहाँ पे, क्योंकि शब्द भी अब नियम के खिलाफ है, क्योंकि शब्द भी मतलब कि विभेद हो गया, अब मतलब कि अवधारणा हो गया, नियम के खिलाफ है। शब्द भी क्या है, नियम के खिलाफ है। तो भाई जब शब्द भी नियम के खिलाफ, क्योंकि हम शब्दों से बता रहे हैं, शब्दों से क्या कहा जा रहा है कि जो है उनको जंजीर में ना बांधे, तो वो जो है कंस मामा मानेंगे नहीं। तो अब हमको क्या, क्योंकि आपको पता है कि विष्णु जी का जो शंख है वो कितना ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है। तो ये कहा जा रहा है कि वो शंख को ऐसे इतनी तेज बजाए कि क्या हो, जंजीरें टूट जाएं, ठीक है, क्योंकि शब्द भी अब क्या है, नियम के खिलाफ है। और जब जंजीरें टूटेंगी तो हमारी समस्या का समाधान ऑब्वियसली अपने आप हो जाएगा। तो ये था जो है सिंपल सा ट्रिक। तो कैसा लगा आपको ट्रिक, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आगे देखिएगा, अगला है कि साइकोलॉजी अप्लाई टू टीचिंग। एक पुस्तक आपने पीछे देखी थी, ठीक है, उसका मैंने कितने अच्छे से बताया था कि एजुकेशनल इमेजिनेशन, ठीक है, क्या था, तो उसका था एलियट इसनर। तो आई होप कि आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। अब यहाँ पे दूसरा आपका पुस्तक आ गया है, साइकोलॉजी अप्लाई टू टीचिंग। ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो व्हीलर ने लिखी है। किसने? व्हीलर ने। किसने? व्हीलर ने। चलिए आगे देखिएगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार के कितने नियम बताए गए हैं, 4 नियम। क्रिया प्रसूत व्यवहार के कितने नियम बताए गए हैं, 4 नियम। ठीक है, मेरे साथ ही एकदम से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रट डालिए जो मन करे। खैर मैं रटने पे बल बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, मैं जहाँ तक हो सके कॉन्सेप्ट को समझाती भी हूँ, ट्रिक भी बता देती हूँ। तो देखिए क्रिया प्रसूत व्यवहार के कितने नियम बताए गए, 4। कौन कौन से हैं भैया? पहले है प्रबलन, ठीक है, दूसरा है विलोपन, तीसरा है सामान्यीकरण, और चौथा है विभेदीकरण। ठीक है, अब देखिए अगेन एक पुस्तक आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। ये किसकी पुस्तक है, तो जेम्स के डंकन। ठीक है, जेम्स के डंकन की पुस्तक क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, डंकन की पुस्तक है। अब आगे देखिएगा, शिक्षण की अवस्थाएं। आपने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया, टीचिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये सब कुछ आपने देख लिया। अब अवस्थाएं क्या है, अब स्टेजेस देख लेते हैं। तो देखिए शिक्षा को बेसिकली 3 अवस्थाओं में बांटा गया। कितने? 3 अवस्थाओं में। एक क्या है, तो एक है आपका पूर्व क्रिया अवस्था है, जिसको शिक्षण योजना व्यवस्था भी कहते हैं। जो क्या होता है, पूर्व यानी कि जो है टीचिंग के पहले जो हम नियोजन कर लेते हैं कि मुझे क्लास में जाना है तो क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, कब तक पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो है पहले से प्लानिंग कर ली जाती है। उसके बाद से अंतःक्रिया अवस्था, और तीसरे पे आता है आपका उत्तर क्रिया अवस्था। तो ये हैं अवस्थाएं किसके, टीचिंग की जो है स्टेजेस ऑफ टीचिंग की जो है अवस्थाएं। अब अगला देखते हैं, अगला क्या पॉइंट है कि शिक्षण की स्मृति स्तर जो है किसने दिया है, हर्बर्ट को। अब देखिए मुझे पता है कि आपको चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, इन सब में कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं। तो देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो आप हमेशा जो है आपकी लाइफ में कुछ जो अच्छे मोमेंट होते हैं आप उसको क्या कहते हैं, स्मृति यानी कि याद रखते हैं। हर वक्त हर्बर्ट, हर वक्त हर्बर्ट, हर वक्त एक साथ बोलेंगे तो दोनों आपस में शब्द क्या होंगे, लड़ जाएंगे। जैसे कि हर्बर्ट हर वक्त, हर्बर्ट हर वक्त क्या आप करते हैं, हर वक्त आप क्या करते हैं,
तो हर वक्त आप याद करते हैं कि किसको, अपने अच्छे बेस्ट मोमेंट को याद करते हैं। अब देखिए हर्बर्ट ने क्या दिया है, तो हर्बर्ट ने भैया ये जो है पंचपदीय प्रणाली इन्होंने दिया है। अब पंचपदीय प्रणाली में कौन कौन से हैं वो देखिएगा। तो पहला है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, निष्कर्ष और प्रयोग। तो देखिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है कि पूछा जाता है कि हर्बर्ट द्वारा दिए गए सोपान, या फिर कह सकते हैं कि स्मृति स्तर के जो सोपान हैं उनके जो है क्रम कौन कौन से हैं, मतलब कि क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आप देखिएगा, पहले आप किसी भी चीज़ का क्या करेंगे, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रस्तावना पहला स्टेप। दूसरा, फिर आप उसको पहले इंट्रोडक्शन बता देंगे, फिर उसका क्या होगा, प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर तुलना करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकला, फिर एंड में आप प्रयोग करेंगे। तो ये जो है 5 जो है स्मृति स्तर के सोपान है। अब आगे है कि शिक्षण के बोध स्तर क्या है, बोध स्तर, ठीक है, जिसको किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है बोध स्तर को। अब देखिएगा कि बोध स्तर मॉरिसन ने दिया है, इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए अब आती है संता, कौन, संता आती है। संता को जानते हैं आप लोग, नहीं जानते? अच्छा, देखिए संता आती है और संता कहती है अपनी मम्मी से, क्योंकि देखिए भाई बहनों में किसके भाई बहन में नहीं लड़ाई होता है, सब में लड़ाई होता है ऑलमोस्ट। तो देखिए कहती है अरे सॉरी, अपनी मम्मी को कहती है मारी शन, मतलब तेरा सन जो है, तेरा बेटा जो है वो क्या है, बुद्धू है, बहुत बड़ा क्या है, बुद्धू है। क्या कहती है कि मारी तेरा सन जो है काफ़ी बहुत बड़ा बुद्धू है, ठीक है। तो बुद्धू यानी कि बोध, बुद्धू यानी कि बोध, ठीक है। और किसने दिया है, मॉरिसन ने, ठीक है, किसने, मॉरिसन ने। मारी तेरा पुत्र क्या है, तेरा सन क्या है, बुद्धू है। अब इसके भी सोपान कितने हैं, 5 सोपान है। कितने सोपान है, 5 सोपान है। कौन कौन से, अन्वेषण है, फिर प्रस्तुतिकरण है, फिर आत्मीकरण है, व्यवस्था है, फिर अभिव्यक्तिकरण है। तो इसको भी याद रखिएगा। पहले आप क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण है, व्यवस्था है, फिर अभिव्यक्तिकरण है। अब आगे देखिएगा, 2 तो आपको जब ट्रिक्स याद हो गया, 2 स्तर, तो तीसरा तो आप ऑब्वियसली बता लेंगे कि जो तीसरा है चिंतन स्तर, वो हंट का है। अब देखिए चिंतन और स्मृति में अंतर है भाई। चिंतन जो है, या फिर इसका भी हम ट्रिक बता देते हैं। चिंतन जो आप हमेशा जो है मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता चिता ये सब अलग है, ठीक है। चिंता और चिंतन अलग है, ठीक है, चिता कह दिए हम तो मतलब यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, चिंतन की बात की जा रही है, ठीक है, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, जो आप हमेशा चिंतन करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हंट है ना, वो आपके क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है। वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ चिंतन करता है, मनन करता है, किसी भी टॉपिक पे अपने मन में ही तर्क वितर्क करता रहता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है संप्रेषण आ गया, संप्रेषण। अब संप्रेषण को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जो किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है। किससे, कम्युनिस से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। क्या होता है, कॉमन या सामान्य। अब संप्रेषण का अर्थ क्या है, तो संप्रेषण का अर्थ आप बताएंगे परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। अभी हमारी और आपकी, फॉर एग्जांपल हमारी आपकी क्या हो रही है, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब देखिए इसको भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार इस पे प्रस्तुत किए हैं। तो आइए, पढ़ना तो है ही, देखते हैं क्या है। तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक यानी कि हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आप देखिए, आप जो है क्या कहते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में, आप उनको कोई जो है चुड़ैलों वाला अगर संकेत करते हैं, या फिर हाव भाव जो है, अगर अजीब हाव भाव से उनके सामने अगर आप एक्टिंग करते हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, डरसन, बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है, ठीक है। तो एंडरसन हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, एडगर डेले। एडगर डेले ने क्या कहा है, तो संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में
विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट याद रख कर लीजिए, मूड। ठीक है, अब देखिए अगर आपका एडलर एडलर को आप अगर से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, कर लीजिए, अरे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है अगर आपका डेली जो है मूड क्या हो, सही हो, मतलब एकदम मस्त हो, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं, विचार आपके माइंड में परस्पर आएंगी। ये प्रोसेस होता रहेगा कि नहीं, तो सिंपल है, अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला है एच कुंज और एच बेरिस ने क्या संप्रेषण के बारे में कहा है, तो उन्होंने कहा है कि संप्रेषण प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता के पास सूचना का स्थानांतरण है तथा वह सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा समझी जा रही हो। तो ये जो है एच कुंज और एच बेरिस की कथन है। आगे देखिएगा, और अगला है आपका इजरडेलस के अनुसार संप्रेषण को परिभाषित उन्होंने किया और कहा है कि विचारों और भावनाओं को पारस्परिक की मनोवृत्ति में बांटना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो देखिए अभी आपने विचारों और भावनाओं की बात की थी, जो किसने कहा था, जिसमें मूड की बात किए थे हम लोग, तो एडलर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, एडलर ने कहा था अगर आपका मूड क्या हो, डेली सही हो, तो आप क्या करेंगे, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स वगैरह आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं मूड दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अगर आपको कॉमन लेना है एक शब्द, तो आप यहाँ पे मनोवृत्ति लेंगे। मनोवृत्ति आपको किसी कोटेशन में नहीं देखने को मिलेगा, और जहाँ भी मनोवृत्ति आएगा आप फटाक से क्या आंसर लगाएंगे, इजर डेलस। कौन, इजर डेलस। अब देखिए आगे मैरी हर्ष ने क्या कहा है, मैरी हर्ष ने संप्रेषण चिंतन विचारों तथ्यों तथा संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। मैरी हर्ष ने कहा है कि जो संप्रेषण है वह चिंतन विचार तथ्य तथा संवेगों को आपसी आदान प्रदान का क्या है, प्रक्रिया है। तो जहाँ ये बहुत सारे आ जाए, चिंतन आ गया, विचार आ गया, तथ्य आ गया, संवेग आ गया, वहाँ पे आप मैरियस को लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जॉन डीवी का क्या है, तो जॉन डीवी ने कहा है कि संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जब तक यह साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जा सकती। अब यहाँ पे निगेटिव की बात कौन कर दी है भैया, ये जो है जॉन डीवी ने क्या कहा कि नहीं की जा सकती, संपत्ति नहीं बन जाती तब तक जो है संप्रेषण आदान प्रदान होता है, तब तक जो है संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। तो ये जॉन डीवी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, होलैंड ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अर्थात संप्रेषक आमतौर पर मौखिक संकेत हस्तांतरित करता है ताकि दूसरे व्यक्तियों अर्थात प्राप्तकर्ता के व्यवहार में संशोधन हो सके। अब देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे, तो आमतौर पे आपको पता है कि लोग पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हॉलैंड। बस आमतौर पे लोग पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं। अब देखिए प्रेशर वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। तो ये कथन ब्रूकर महोदय का है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद कर लीजिए, क्या करना है देसी भाषा में, कि जब आजकल के ज़माने में जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई भी संदेश किस में जाता है, ब्रोकर यानी कि कुकर में जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरा जो है ट्रिक है, तो फनी ट्रिक है, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कुकर में जो है ब्रोकर कुकर ब्रोकर कुकर ब्रोकर कुकर ऐसे याद रख लीजिएगा। कुकर, जहाँ भी आपको दिख जाए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश कैसे आप ले जाएंगे, कुकर में रख के। ठीक है, अब आगे देखिएगा संप्रेषण के सिद्धांत क्या है। अब एक अच्छा कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, एक अच्छा संप्रेषण चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए वो देखते हैं। तो विभिन्न और उपयुक्त चैनलों के प्रयोग का सिद्धांत, दूसरा है कि भाषा पर अधिकार का सिद्धांत, तीसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, चौथा है कि संप्रत्तियों की स्पष्टता, और नेक्स्ट है कि केंद्रीकरण का सिद्धांत, और अगला है आमने सामने अंतर किया, और अगला है उपयुक्त दृष्टिकोण। तो अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी सिद्धांत को फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और अगला है संप्रेषण कौशल। तो देखिए अब कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन स्किल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है शाब्दिक, एक वर्बल जो है कम्युनिकेशन होता है, एक क्या होता है नॉन वर्बल होता है, और शाब्दिक संप्रेषण होता है। शाब्दिक में देखो जो है 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक है मौखिक संप्रेषण, एक है लिखित संप्रेषण, ठीक है। और अशाब्दिक संप्रेषण में एक वाणी संकेत वाला होता है, एक चक्षु स्पर्श संपर्क या जो है मुख मुद्राओं के द्वारा जो है लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद से तीसरा है कि स्पर्श संपर्क, यानी कि यहाँ पे नॉन वर्बल की बात की जा रही है, जहाँ आपको वर्ड मतलब खुद के जो है बात वाणी वगैरह का यूज नहीं कर, मतलब यहाँ पे संकेत के द्वारा जो है आप कर सकते हैं, आप फीलिंग्स के द्वारा, जैसे स्पर्श संपर्क के द्वारा एक दूसरे को कम्युनिकेट करा, इशारों में कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए संप्रेषण में आने वाली कुछ बाधाएं क्या है। अब यहाँ पे जो है अब क्या क्या दरारें हैं भाई, कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहली एक बाधा आती है कि भौतिक बाधाएं कौन कौन सी है। अगर देखिए क्लासरूम में अगर शोर शराबा हो रहा है ना, तो एक कम्युनिकेशन अच्छा से हो नहीं सकता। संप्रेषण में जरूर विघ्न पड़ेगा, बाधाएं पड़ेंगी, वातावरण भी अच्छा नहीं है तब भी बाधा पड़ेगी, अगर बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं है तो भी बाधाएं पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अब नेक्स्ट है कि भाषा की बाधाएं। अगर देखिए अगर हमारे पास शब्द कम पड़ गए हैं तो हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं क्या, उसके लिए हमारे पास शब्दों के भंडार होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कि हमारे पास जो है जो भी हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं वो एकदम स्पष्ट तरीके से बोलें। अगर अस्पष्ट शब्द होंगे तभी भी क्या होगा, संप्रेषण में बाधाएं आएंगी, ठीक है। उसके बाद से मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है, तो देखिए बच्चों का अरुचि, अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में या फिर टीचर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो वो संप्रेषण जो है अच्छे से नहीं चलेगा। फिर दूसरा है ध्यान न दे सकना, अगर बच्चा या फिर दोनों में से कोई शिक्षक या शिक्षार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कम्युनिकेशन वहाँ पे वीक हो जाएगा, कम्युनिकेशन सही से नहीं चलेगा। फिर देखिए पृष्ठपोषक की बाधाएं। अगर जो है पृष्ठपोषक की बात की जा रही है, पूर्व अधिगम हो या फिर सांस्कृतिक भेदभाव, भेदभाव भी जहाँ पे स्टार्ट होने लगेगा वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, खुल के विचार इंसान नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। तो बोसिंग महोदय का संप्रेषण, सॉरी यहाँ पे आपका पाठ्य योजना से यहाँ पे आपका जो है आ गया क्वेश्चन। तो बोसिंग ने जो है पाठ्य योजना में क्या कहा है, देखिएगा। इन्होंने कहा है कि पाठ्य योजना में उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो ये वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करती है और क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा हमें इन्हें कक्षा की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिएगा बोसिंग ने जो है ये बताया है कि कैसे हम जो भी हमारा पर्पज है उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमको पाठ्य योजना कैसे बनाए कि जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, जो विद्यालय का उद्देश्य है, जिसके लिए हम शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षण कर रहे हैं बच्चों को, वो उद्देश्य पूरा हो जाए। उसके बाद से देखिए एच.सी. वाइल्ड का क्या है। तो एच.सी. वाइल्ड का कथन है कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए वाइल्ड से याद रखिएगा वर्ल्ड, ठीक है। तो आप वर्ल्ड में तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आप जहाँ भी रह रहे हैं या जिस वातावरण में रह रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ढल जाएं, ठीक है। तो जब आप ढल जाएंगे तो आप वर्ल्ड में क्या होगा, अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। अब आगे देखिएगा, ये देखिए कि बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के जन्मदाता कौन है। तो बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के जन्मदाता कौन है, जन्मदाता कौन है, रॉबर्ट ग्लेसर है। कौन, रॉबर्ट ग्लेसर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है नोट्स एक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट की बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। एक क्या है, अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्य, दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है। तो ये है बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के अनुसार जो है शिक्षण का प्रक्रिया, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस। चलिए तो अगला है कि अधिगम एक पुस्तक है, अधिगम तथा अनुदेशन का मनोविज्ञान। यह पुस्तक किसकी है, तो डिकेको और क्राफोर्ड की, ठीक है, क्राफोर्ड की पुस्तक है। अब आगे देखिएगा आशुबेल के अनुसार
तत्परता या तैयारी किसी अनुदेशात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यार्थी की वर्तमान क्षमता की पर्याप्तता है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो आइए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए, आंसू बेल, जब आप विद्यार्थियों को उनकी क्षमता से ज़्यादा, यानी कि जितनी उनकी कैपेसिटी है काम करने की, उससे ज़्यादा अगर आप उनको होमवर्क दे देते हैं तो क्या उनके आंसू बहने लगते हैं। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के क्या आंसू बहने लगते हैं, एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो विद्यार्थी को अगर उनके वर्तमान क्षमता से ज़्यादा अगर आप काम देंगे तो बच्चों के क्या आंसू बहने लगेंगे। अब देखिएगा, ग्लेसर के अनुसार निष्पत्ति या निष्पादन मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान और अंत में विद्यार्थी की सहायक निष्पत्ति और अंतस्थ निष्पत्ति को मापने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, तो ये ग्लेसर ने कहा। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, ग्लेशियर आपने देखा होगा, ग्लेशियर जो पिघलता रहता है आपने देखा होगा, तो ग्लेशियर को आप माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर को आप कभी माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आगे देखिएगा कि विक्रमित अनुदेशन की खोज तो किसने किया है, बीएफ स्किनर ने। तो आप जिसने भी अभी तक अविक्रमित अनुदेशन नहीं का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से पहले देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है, इस पे क्वेश्चन भी कराया गया है, क्वेश्चनिंग वीडियो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ उसको पढ़ सकते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो अविक्रमित अनुदेशन की खोज किसने की है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की खोज जो है बीएफ स्किनर ने की है। तो चलिए देखते हैं कि डीएल कुक का क्या विचार है। उनके अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, तो अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों की व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। तो देखिए, जो कुक होते हैं ना, ठीक, जो कुक होते हैं वो क्या करते हैं, अब स्व शिक्षण से, यानी कि जो वो सीखे होते हैं, अब दूसरों का कॉपी करके नहीं कर रहे हैं। जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कुक होते हैं वह स्व शिक्षण से, यानी कि खुद ही जो है कई डिफरेंट विधियों से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट है बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहा है कि अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या याद करेंगे, तो देखिएगा, स्किनर की दो चीज़ें, एक पुनर्बलन आए तो आप क्या टिक करेंगे कि अब स्किनर हो गया। ठीक है, अगर अंतःक्रिया आता है, ठीक है, विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, तो अंतःक्रिया भी आएगा तो आप क्या करेंगे, स्किनर को टिक करेंगे। अब चलिए आगे देखिएगा, स्टोफल ने कहा है कि ज्ञान के छोटे अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। तो चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। स्टोफल, ठीक है, अगर आप जो है छोटे छोटे ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को अगर आप मिला देते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, अगर छोटे छोटे नॉलेज मिलके ही तो बड़ी नॉलेज होंगी, तो बड़ी नॉलेज अगर मिलाते हैं तो जो भी आपको आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे जो है स्टे रह पाएंगे। ठीक है, स्टोफल जो है स्टे रह के उस समस्या को हल कर सकते हैं, स्टेफल। ठीक है, स्टे हल कर सकते हैं, मतलब कि स्टे रह के वहाँ पे जो है आप स्टे होके और हल कर सकते हैं। आप समस्या से विचलित नहीं होंगे। अगर आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुंजी है तो आप उससे घबराएंगे नहीं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा कि डब्ल्यू के रिचमांड ने क्या कहा है कि यह एक नैतिक तकनीकी की अवधारणा है जो स्वयं में संवाद करने के रूप में है। ठीक है, तो रिचमांड ने जो है संवाद की बात की है, किसके बारे में, तो अभिक्रमित अनुदेशन का। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। ये सारे जो है आपको उस वीडियो में, जो अभिक्रमित अनुदेशन की फुल वीडियो है उसमें सब देखने को मिलेगा, उसमें ट्रिक वाइज मैंने सब बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रिक को डिस्कस कर दिया जाएगा।
डोंट वरी। देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है रेखीय, जिसे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। एक होता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और एक होता है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। अब देखिए, आपको ऐसे सपोज कर लीजिए, मतलब सपोज क्या करना है कि आपको ट्रिकी बनाना है, तो आप कुछ भी बनाइए, बस याद करने से मतलब है ना। तो देखिए, जो इस आपकी स्क्रीन पे क्या है, बहुत सारी रेखाएं हैं, है ना। और किस स्क्रीन पे है, बाहरी स्क्रीन पे ही तो होती हैं। तो रेखाएं हो या फिर वाय हो, तो आप क्या टिक करेंगे, स्क्रीनर महोदय को, ठीक है, स्क्रीनर को आप टिक करेंगे। अब देखिए शाखीय, तो जो ब्रांच होते हैं, पेड़ों के जो शाखाएं हैं, उस पे क्या है, बहुत सारे क्रो बैठे हैं और क्राउडर लाउड कर रहे हैं, मतलब शोर कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, क्रो क्रो, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। तो देखिए, मैथेटिक्स, मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। अगर आप बार बार मैथ में प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां जो है नहीं होंगी। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में तो गलती तो होगी ही, बार बार होगी, तो गिलबर्ट, गलती बार बार होगी। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। अब देखिएगा कि अगर आ जाता है कि रेखीय अभिक्रमण क्या है, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा जो है उसका की पॉइंट होना चाहिए, ताकि आप उसको लिख सकें, है ना। तो देखिए, रेखीय अभिक्रमण क्या है। तो देखिए, इसके प्रतिपादन कौन है, तो BF स्किनर ने इसको प्रतिपादित किया था। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद से जो है, ये क्या होता है, इसका जो आकार है लघु होता है, जिसमें 15 से 20 शब्द होते हैं। ये सरल तथा सीधी रेखा में बढ़ता है और ये जो है कम खर्चीला होता है, ठीक है। जो रेखीय अभिक्रमित होता है वो कम खर्चीला होता है और इसमें जो त्रुटि दर होता है, यानी त्रुटि की जो संभावना होती है, वो बस 5% होती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, शाखीय अभिक्रमण क्या है। शाखीय अभिक्रमण को किसने दिया है, क्राउडर ने दिया, अभी आपने पढ़ा है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि अनेक सिद्धांतों का समन्वित है। जो आपने पहला देखा कि रेखीय अभिक्रमण वो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी क्रिया जो है सिद्धांत पे नहीं आधारित है, ये कई सिद्धांतों का जो है क्या है, समन्वित रूप है। और ये इसका आकार जो है विस्तृत होता है, और रेखीय अभिक्रमण का आकार क्या होता है, लघु होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपने उसमें पढ़ा था कि वो जो है 10 से 20 शब्द उसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक पैरा से, मतलब ये पैराग्राफ से जो है लेके लास्ट पैराग्राफ तक, 2 पैराग्राफ तक भी जाते हैं। उसके बाद से देखिएगा कि जो है ये अधिक खर्चीली होती है। वही अगर बात करें रेखीय अभिक्रमण की, तो वो कम खर्चीली होती है। और रेखीय में 5% त्रुटि दर होता है, तो शाखीय में जो है त्रुटि दर 15 से 20% होता है। और जो शाखीय अभिक्रमण होता है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया होता है। तो आई होप 2 चीज़ों का आप अगर अंतर भी आता है तो अंतर भी कर लेंगे, अगर नॉर्मल पूछ देगा तो आप नॉर्मल भी लिख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, मैथेटिक्स अभिक्रमण क्या है। तो जाहिर सी बात है, मैथेटिक्स अभिक्रमण को किसने दिया है, गिलबर्ट ने दिया है। और मैथेटिक्स लिया कहाँ से गया है, तो यूनानी भाषा मैथीन से बना है, और मैथीन का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्यों लाया गया, तो जटिल व्यवहारों को विकसित करने में क्या होता है, सहायक होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है, प्रोसेस होता है, वो जटिल होता है। ये अवरोही श्रृंखला सिद्धांत का प्रयोग इसमें किया जाता है। अधिगम की इकाई को अभ्यास या समस्या समझा जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा मैथेटिक्स अभिक्रमण, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिएगा कि अभिक्रमित अनुदेशन तथा शिक्षण की परंपरागत विधि में क्या अंतर है, उसके बारे में आपको बताना है। सपोज कि अगर आ जाता है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, या ऑप्शन क्या कहते हैं, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, और शिक्षा की परंपरागत जो नीति है, जो शुरू से शिक्षण की जो नीति आ रही है, विधि आ रही है, मेथड्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला देखिएगा, जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है वो व्यक्तिगत तकनीकी है,
ठीक है, कैसी तकनीकी है? एक व्यक्तिगत तकनीकी है, लेकिन जो शिक्षण की परंपरागत है वो समूह में बच्चों को सिखाती है, मतलब कि वो समूह तकनीकी है। ठीक है, ग्रुप लर्निंग है, मतलब कि एक साथ कई बच्चों को लेके सिखाते हैं। लेकिन जो अभिक्रमित होता है वो क्रम से जो है एक एक बच्चा प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। इसके बाद से देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में तुरंत पुनर्बलन यानी कि तुरंत फीडबैक मिलता है। लेकिन अगर बात करें शिक्षण की परंपरागत विधि में, तो इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। अब देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन में उद्देश्यों को अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित हम कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं, चूँकि इसमें समूह की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम अपनी जो भी उद्देश्य हैं उसको जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसमें सामग्री, जो भी शिक्षण सामग्री होती हैं उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन जो क्या कहते हैं, परंपरागत विधि होती है शिक्षण की, उसमें जो है सामग्री को समग्र रूप में रखा जाता है। और अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो बाल केंद्रित होता है, लेकिन जो शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं वो बाल केंद्रित के साथ साथ विषय केंद्रित भी होती हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन में बच्चा क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन जो परंपरागत है, यानी कि उसमें बच्चा क्या है, निष्क्रिय, यानी कि टीचर की ही सुनता है बच्चा, जो है वहाँ पे साफ साफ निष्क्रिय होता है। और नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो परंपरागत होता है वो चूँकि सामूहिक है, तो वहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, और ये शॉर्ट नोट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और आप कहेंगे तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ही पड़ेगा, तो नीचे लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट पे आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा बचपन में। अभी तो आप जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, लेकिन श्यामपट्ट का आविष्कार जो है किसने किया है, जेम्स विलियम ने किया है। ठीक है, किसने, जेम्स विलियम ने किया है। और अगर बात करें टेलीविज़न, टेलीविज़न कौन नहीं देखता है, तो क्या आपको पता है कि टेलीविज़न का खोज किसने किया है? तो आज से जान जाइए, JL बेयर्ड ने। किसने, JL बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की है, और श्यामपट्ट की खोज जेम्स विलियम ने की है। अब चलिए देखिए, आपने चार्ट देखा होगा, चार्ट बनाया होगा। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के चार्ट होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया कि जो है इसमें से कौन से चार्ट के प्रकार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए। तो एक समय चार्ट होता है, ग्राफिक चार्ट होता है, तालिका चार्ट होता है, पिक्चर चार्ट होता है, संगठन चार्ट होता है, वृद्धि चार्ट होता है, फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, तो ये है चार्ट के टाइप्स। इसको ध्यान दीजिएगा, बस ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें डीपली देखने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से पढ़ लेंगे ना, बस एक बार इस वीडियो को देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार इस वीडियो को देखने की भी ज़रूरत होगी या फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार तो आपका 90 आना ही आना है। एकदम आराम से पढ़िए, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए ग्राफ के प्रकार क्या होते हैं, अभी आपने चार्ट के प्रकार देखा था। अब देखिए ग्राफ के प्रकार, तो ग्राफ एक बार ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पिक्टोरियल ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ के प्रकार हो गए। अब देखिएगा कि फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया क्या है, प्रतिमान क्या है, फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। और जो ये इन फ्लैंडर्स का नियम जो है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपने आप में है, क्योंकि ये सीटेड में तो नहीं कह सकते, लेकिन सुपर टेट वगैरह और जो भी ऑल टेट है उसमें जो है ये इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आप, अच्छी बात है कि आपके बुक में दिया है, तो आप अभी से पढ़ सकते हैं, तो आगे चल के आपको बस रिवीजन करना होगा। तो देखिएगा कि फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण का प्रतिमान, इन्होंने जो है फ्लैंडर्स ने जो है अंतःक्रिया विश्लेषण का प्रतिमान दिया था। अब देखिए, नेड ए फ्लैंडर ने 1969 में, किसमें, सॉरी 1959 में जो है फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम दिया था। कितना, 10 श्रेणी का उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसे कहते हैं फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो है शाब्दिक तौर पे, शाब्दिक व्यवहार पे 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से, शिक्षण कथन, मतलब कि निरीक्षण को, या कह सकते हैं कि अंतःक्रिया विश्लेषण को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। एक शिक्षण कथन हो गया, एक विद्यार्थी कथन हो गया, एक मौन या भ्रांति। यानी कि देखिए,
आपको पता है विद्यालय में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? पहले तो शिक्षक हो गया, और शिक्षक पढ़ाएगा किसको? तो एक विद्यार्थी होगा। अब ये दोनों एक्टिव रहें तो रहें, नहीं एक्टिव रहेंगे तो मौन रहेंगे, तो तीसरा आ जाता है मौन। ठीक है, ये समझ में आया? तो देखिए शिक्षक में देखिए 2 भागों में बाँटा गया। एक प्रत्यक्ष व्यवहार, शिक्षक का क्या होता है? एक प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है। वैसे अगर विद्यार्थी कथन है तो इसका कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन सॉरी, विद्यार्थी में भी 2 भाग दिया गया है। और बाकी देखिएगा टोटल आपको 10 पढ़ने, अब 10 कैसे होंगे वो आप समझिए। ठीक है, देखिए पहले तो आपको शिक्षक कथन देखना है, प्रत्यक्ष व्यवहार हो गया और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष व्यवहार में जैसे कि व्याख्यान देना, तो क्या है? एक प्रत्यक्ष व्यवहार है। फिर निर्देश देना, ये भी प्रत्यक्ष व्यवहार है। आलोचना करना, ये भी प्रत्यक्ष व्यवहार है। तथा अधिकार प्रदर्शन करना, तो इसमें जो है प्रत्यक्ष व्यवहार में 3 प्रत्यक्ष व्यवहार को 3 भागों में बांटा गया है। और वही अप्रत्यक्ष व्यवहार को बात करें तो अप्रत्यक्ष व्यवहार में भी व्याख्या देना, प्रशंसा या प्रोत्साहन करना, या फिर स्वीकृति या विद्यार्थियों के विचारों का उपयोग करना, प्रश्न पूछना, ये सब अप्रत्यक्ष व्यवहार हैं। ठीक है, तो इसको जो है 4 वर्गों में बांटा गया। तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों मिला के 7 अब आपने पढ़ लिया। अब देखिए 8, 9, 10 3 और आपको पढ़ने हैं। विद्यार्थी कथन को 2 भागों में बांटेगा। विद्यार्थी कथन अनुक्रिया, यानी कि बच्चे जो रिस्पॉन्स करते हैं, और दूसरा ये कि विद्यार्थी कथन स्वप्रकर्म, यानी जो है बच्चे खुद से जो है जो सीखते हैं या खुद जो मूल्यांकन करते हैं, इसके बारे में है। ठीक है, तो आपका जो है 9 ये हो गया, और 10 लास्ट में जो है आपका 10 नंबर पे ये आ जाता है मौन एवं भ्रांति, कह सकते हैं विभ्रांति या विराम। ठीक है, देखिए बच्चा बोलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पूरा क्लास एकदम साइलेंस मोड पे आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, ना टीचर कुछ बोलते हैं, तो ऐसे में जो है वहाँ पे मौन आ जाता है, मौन की परिस्थिति आ जाती है, विभ्रांति होता है, विराम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर पे ये है। तो मतलब कि ऐसे जो है विश्लेषण करना कि कक्षा में जो है एक एक मोमेंट, एक एक जो है बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के क्या क्या व्यवहार हैं विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर, उन सब का एक एक एनालिसिस करना ही मतलब उनके सिद्धांत के थ्रू ये माना जाता है। तो टोटल उसी एनालिसिस को लेके इन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे। तो ये याद रखिएगा, फ्लैंडर्स ने दिया था। ठीक है, अंतरक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे देखिएगा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो माइक्रो टीचिंग आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी इम्पॉर्टेंट था और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है। तो अगर आपने पिछले सेमेस्टर में अगर अच्छे से माइक्रो टीचिंग नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। तो देखिए माइक्रो टीचिंग का जो विकास हुआ था वो किस यूनिवर्सिटी से हुआ था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में तो इससे क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, आएगा ही आएगा, एग्जामिनर पूछ लेते हैं। और देखिएगा सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सबसे पहले आखिर किसने प्रयोग किया होगा? तो डी तिवारी ने जो है सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1967 में किया था। ठीक है, 1967 में। ठीक है, 1967 में डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग किया था। और नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रकाशन जो है किसने किया था सूक्ष्म शिक्षण का? तो पासी ने, बीके पासी तथा शाह ने 1974 में भारत में क्या किया था? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग को विकसित किया था, प्रकाशित किया था। अब देखिएगा जो है सूक्ष्म शिक्षा के प्रोसेस कितने हैं? तो टोटल 10 प्रोसेस हैं, 10 प्रक्रिया है। कौन कौन से हैं देखिएगा? पहले प्रस्तावना क्रम होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्रम, फिर शिक्षण कौशल का विकास, फिर आदर्श पाठ शिक्षण, फिर आदर्श पाठ शिक्षण का आलोचना, फिर फिफ्थ जो प्रोसेस है उसमें आता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण, फिर सूक्ष्म शिक्षण का जो है जो वास्तविक शिक्षण होता है वो आता है, और 7वें नंबर पे आप फिर से आलोचना करते हैं या विचार विमर्श करते हैं, फिर 8वें नंबर पे पुनः पाठ का निर्माण करते हैं, फिर पुनः शिक्षण क्रम होता है, फिर पुनः आलोचना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सूक्ष्म शिक्षा प्रक्रिया। अब देखिएगा माइक्रो टीचिंग का जो है साइकिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है वो 6 पार्ट में जो है 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला कि पाठ योजना, आपने पहले लेसन प्लान बनाया, फिर आप क्या करेंगे? उसको पढ़ाएंगे, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, माइक्रो टीचिंग आपकी स्टार्ट होगी, फिर आपको फीडबैक मिलेगा।
तो फीडबैक मिलेगा। तो अगर फिर गलती वगैरह कुछ भी होता है तो आप पुनः से क्या करेंगे, लेसन प्लान एक तैयार करेंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये टोटल जो है 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण क्या है। तो सॉरी, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण यानी कि आप कह सकते हैं SST, ट्रिपल ST इसको बोलते हैं। ट्रिपल ST का विकास किसने किया है, क्रुकसैंक ने किया है। किसने, क्रुकसैंक ने। तो इसको कहेंगे साइमुलेट सोशल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रिपल ST जो है कहते हैं, और ट्रिपल ST यानी कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का विकास जो है क्रुकसैंक ने किया है। अब देखिए आगे विधि, ठीक है। आपने शिक्षण विधियाँ आपने पढ़ा होगा। शिक्षण के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि सीखना होता है, टीचिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब विधि क्या है, मेथड क्या है, तो इंग्लिश में मेथड बोलते हैं, और ये जो है लैटिन भाषा से इसको लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है मोड या वे, यानी कि किसी तरीके से, किसी माध्यम से बच्चों को जो है सिखाना, कुछ बताना, अपने विचार प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, विधि है, कोई मेथड है। अब देखिएगा कि प्रोजेक्ट या योजना विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है, किलपैट्रिक ने। अब किलपैट्रिक की एक पुस्तक भी है, क्या है, फाउंडेशन ऑफ मेथड। क्या, फाउंडेशन ऑफ मेथड किसकी पुस्तक है, किलपैट्रिक की। अब देखिए प्रयोजनवाद के सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रयोजनवाद के सिद्धांत जो है जॉन डीवी का है। अब आगे देखिए WH किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट के लिए क्या बोला है, प्रोजेक्ट विधि के लिए। तो प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता ट्रिक की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप लोग पैतृक, जो मतलब आपके पूर्वज होते हैं, तो अगर आप अपने पैतृक को दिल से क्या करते हैं, दिल से पूर्ण संलग्नता से अगर उनको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका उद्देश्य निश्चित पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप याद सकते हैं। अब स्टीवेंस का देखिएगा, स्टीवेंस ने क्या कहा है, स्टीवेंस ने प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्रकृति परिवेश में रहते हुए ही किया जाता है। देखिए स्टीवेंस ने कहा है, देखिए आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जब उससे अपनी समस्या से दूर भागेंगे तो उसका समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप उसी परिवेश में रहते हुए, ठीक है, यानी कि स्टे रहते हुए, स्टे वेंस, ठीक है, वहीं पे आप स्टे रहेंगे तो एक ना एक दिन आप अपने जो है समस्याओं पे क्या विन हो जाएंगे, जीत जाएंगे, और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है कि बेलार्ड ने कहा है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। और ऐसे ही आपका SC पार्कर का है कि जो प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों व कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अब देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, आप भविष्य में ऐसे पार्क बनाने की सोचते हैं जिसमें आप मतलब कि ऐसे पार्क बनाने के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में आप अभी भी क्या कर रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि कैसे जो है एक बेहतरीन पार्क बनाए जिसमें बच्चे जाके अच्छे से खेल सकें, एंजॉय करें, ठीक है। आपके कॉलोनी में मान लीजिए कोई पार्क नहीं है, बच्चे दूर दूर तक जो है कहीं जा नहीं सकते, तो आप ऐसे इस चीज़ को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब आगे कुछ पुस्तकें हैं, और आपका जो है जितने भी इस बुक में पुस्तकें हैं उस सब कुछ इस वीडियो में कवर करा दिया गया है, और बाकी की कुछ और पुस्तकें इसको देख लीजिए। चलिए, थॉमस एम रिस्क की पुस्तक है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल्स, ये जो है आपके प्रीवियस ईयर नहीं कह सकते हैं, 2014-15 में जो है सीटेट में पूछा गया था। उसके बाद से जॉन डीवी की पुस्तक है हाउ वी थिंक, ठीक है, हम कैसे सोचें या हमें कैसे सोचना चाहिए, हाउ वी थिंक जो है ये जॉन डीवी की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा थॉमस ग्रीन की पुस्तक है शिक्षण की क्रियाएं जो है किसकी पुस्तक है, थॉमस ग्रीन की है। बैंक तथा ग्राम का जो है पुस्तक है हैंडबुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, क्या, हैंडबुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। अब देखिए इवान इलीच का जो पुस्तक है वो है द स्कूलिंग सोसाइटी, क्या है, द स्कूलिंग सोसाइटी। उसका से रॉबर्ट रीमर की पुस्तक है स्कूल इज़ डैड, क्या, स्कूल क्या है, डैड है, स्कूल इज़ डैड। अब देखिए मॉली की पुस्तक है रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस, ठीक है, क्या, रिसर्च टू इम्प्रूव
स्कूल प्रैक्टिस, ये मौली की पुस्तक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और ये था आज का क्लास। तो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे लगे कि आपको समझ में आया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बेस्ट एंड बेस्ट होगा। बाय बाय।